नौकरी में हमको सबसे ज्यादा, अगर हम किसी नौकरी में हैं तो वो जुडिशरी में है, और 3 पॉइंट समथिंग पर हम वहां पे हैं। उसके अलावा जितनी भी नौकरी, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे वो और विभाग की नौकरी हो, सब में हमारे 3% से कम, किसी में 1 पॉइंट समथिंग, किसी में 2 पॉइंट समथिंग, किसी में पॉइंट में है। ये हालात हमारे हैं। लेकिन इसकी बात करने वाले जो हमारे रहबर हैं, जिनको हमने अपना रहबर बनाया था, वो रहबर इसकी बात आपको करते हुए कभी सुनाई नहीं देंगे। उनको ये फिक्र है कि आरक्षण में किस तरीके से यादव बचे रह जाएं। उनको ये फिक्र है कि आरक्षण में कैसे निषाद को जोड़ दिया जाए, राजभर को जोड़ दिया जाए, दलित को रखा जाए। इसके अलावा कुर्मी, पटेल, विश्वकर्मा, इन लोगों को आरक्षण मिलता रहे, आरक्षण कहीं से इनका खत्म ना हो। इनके बारे में उन्हें फिक्र है, लेकिन कभी इस बारे में फिक्र नहीं होगी कि मुसलमान के लोगों को, उनमें जो जात के लोग हैं, उनको कैसे आरक्षण में शामिल किया जाए। जबकि इसी देश में एक आयोग बनाया गया और उसने सर्वे किया, हालात सबके सामने हैं। उस आयोग ने, चाहे वो सच्चर कमेटी आयोग रहा हो, चाहे वो रंगनाथन मिश्रा रहा हो, चाहे वो महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट रही हो, उस रिपोर्ट को जब आप पढ़ेंगे तो हमारी हकीकत हमारे सामने आती है। इस तरीके की तमाम रिपोर्ट, दंगों में तमाम रिपोर्टें बनाई गई और दंगे की क्या बुनियाद रही, दंगा कैसे हुआ और दंगे में नुकसान सबसे ज्यादा किसका हुआ, तमाम रिपोर्ट बनती रही। श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट, फलाना कमेटी रिपोर्ट बनती रही और बनने के बाद ये बताया जाता रहा कि इस दंगे में नुकसान सबसे ज्यादा मुसलमान का हुआ। ये सारी चीजें हमारे सामने हैं और फिर उसके बाद भी अगर हमारी आंख नहीं खुल रही है तो सिर्फ यही समझा जाएगा कि हम जो हैं सियासी रूप से नासमझ हैं। अब सियासी रूप से नासमझ अगर कहा जा रहा है तो ये नासमझी कहां हो रही है? ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अपने सीनियर्स की मौजूदगी में कह रहा हूं कि इस प्रतापगढ़ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मुसलमान कैंडिडेट चुनाव लड़ा हो और मुसलमानों ने उसे वोट न दिया हो। चाहे वो हाजी मुन्ना साहब रहे हों, चाहे वो अतीक अहमद साहब रहे हों, चाहे वो इसी विधानसभा में पिछले चुनाव शकील भाई लड़े हों, चाहे उससे पहले उनके बड़े भाई मंशा साहब लड़े हों, चाहे जितने भी लोग लड़े, यहां तक कि इसरार भाई खुद चुनाव लड़े थे और अच्छा खासा लोगों ने साथ दिया, वोट मिला। गलती कहां हो रही है? इसी विधानसभा में अगर हम उठाकर देखें तो पिछली बार चुनाव लड़ते हैं समाजवादी पार्टी से शिवाकांत ओझा, भारतीय जनता पार्टी से धीरज ओझा और बहुजन समाज पार्टी से शकील भाई। अब एक तरफ हम लोगों ने अपना वोट शकील भाई को दिया, कुछ वोट जो है सपा में भी गया। हम लोगों ने चौराहे पर बैठकर ये बात कहा कि भाई देखा, हमारे तो भाई एक पार्टी है समाजवादी, हम वही वोट दे पाओ। हम लोगों ने चौराहे पर बैठकर ये बात भी कही कि हमारे नेता शकील भाई हैं, भाई एक मुसलमान खड़ा भा भाई एक वोट दे पड़े। ये बात भी हमने चौराहे पे कही, ये बात भी हमने चौराहे पे कही। और दूसरे लोग जो हैं और भी वोटर इसी रानीगंज में हैं, उन्होंने ये फैसला किया और आप ही की बातों को सुनकर, देखने के, समझने के बाद उनको ये लगा कि ज्यादातर मुसलमान शकील भाई की तरफ घूम रहे हैं, मुसलमान होने के नाते शकील को वोट दे रहे हैं, इसलिए हिंदुओं को भी कोई हिकमत अमली या दूसरे वोटर को भी कोई हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी। और उन्होंने एक नाकारा आदमी को, जो शिवाकांत ओझा के सामने उसकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, शिवाकांत ओझा का पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो वो उससे बहुत बड़ा स्ट्रेचर था, लेकिन उन वोटरों ने सियासी समझ दिखाई और शिवाकांत ओझा को वोट न देकर वोट दिया धीरज ओझा को और आज वो विधायक बन गए। इसे सियासी समझ कही जाती है। हम और आप आज का जो हालात है, यहां पर जो मीटिंग हम कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों मीटिंग कर रहे हैं? क्यों आप लोगों को टाइम खराब किया जा रहा है? ये सारी बात, सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी के घर में मोबाइल है, सब देख रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का जो मकसद है वो ये है कि आपको ये बात कहनी पड़ेगी चौराहा। जब नहीं कहनी थी तब आपने कहा, चिल्ला चिल्ला कर कहा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी समाजवादी पार्टी है, हमारे नेता अखिलेश यादव हैं, हमारे नेता आजम खां हैं, हमारे नेता शिवाकांत ओझा हैं, हमारे नेता दीगर हैं। तब हमने चिल्ला चिल्ला कर ये कहा, तब आपको ये बात नहीं कही। लेकिन आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप चौराहे चौराहे पर चिल्ला चिल्ला कर कहिए कि हमारी बात उठाने वाला अगर कोई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है, हमारी बात करने वाला अगर कोई है तो वो, उस ऐवान में अगर कोई एक नेता है तो वो इम्तियाज जलील साहब हैं। प्रतापगढ़ में अगर कोई पार्टी की जिम्मेदारी को मजबूती से उठा रहा है तो वो सलीम अंसारी साहब हैं। प्रदेश में घूम घूम के लोगों को अगर जगाने की बात कोई कर रहे तो वो इसरार साहब हैं। इसी तरीके से और तमाम लोग, पॉलिटिकल
पार्टी में जुड़े हैं, आपके दुख तकलीफ दर्द में अगर कोई खड़ा होने वाला है तो वो यही लोग हैं। कोई आपकी तकलीफ में नहीं खड़ा होगा। अभी जब मैं आपके यहाँ आ रहा था इस प्रोग्राम में, पिछले 2 दिनों से मुझे लगातार फोन किया जा रहा है। एक मसला हुआ था, आप लोगों सबको मालूम होगा कि एक लड़के के यहाँ पे बताया गया कि उसको गोली मार दी गई। झाबर का प्रोग्राम था इसी रानीगंज के किसी एरिया में। उसमें मुझे नहीं पता, उस मसले की हकीकत मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक आदमी जो मेरे पास फोन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं सीआरपीएफ में नौकरी करता हूँ, इलाहाबाद में पोस्टेड हूँ, मेरे भाई को और मुझको जबरदस्ती इस मामले में फंसा दिया गया है, मेरी लाइसेंसी बंदूक से गोली मारना बताया गया है, जबकि हकीकत ये है भाई कि सिर्फ वो आपस में झगड़ा हुआ था और स्टंप उठा के स्टंप से लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें मार दिया, वो चोट उसको यहाँ आ गई। दोनों पार्टी को, ये पंडित और ठाकुर नहीं, पंडित और कोई और जुल्म नहीं कर रहा, दोनों ही लोग मुसलमान हैं, दोनों ही लोग मुसलमान हैं और हो सकता है रिश्तेदार भी हों। थोड़ी बहुत जमीन के मामलात थे या जो भी मामलात उनके रहे होंगे, उस मामलात को लेकर ये इतनी बड़ी घटना हो गई, जिसको लेके एक साहब ने मुकदमा लिखा दिया। एक साहब जो सीआरपीएफ में नौकरी कर रहे हैं और लाइसेंसी बंदूक उनके पास है, वो भी उस मुकदमे में आरोपी बना दिए गए हैं। और थाना लगातार दूसरे पक्ष से भी, इनसे भी पैसा लेने का काम कर रहा है। ये खुद बकौल उन्होंने मुझे अभी बताया। और ये क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूं, चीजों को जानता हूं कि पुलिस क्या कर रही है। अब आप बताइए कि कौन से पंडित जी, कौन से पॉलिटिकल पार्टी के नेता ऐसे हैं जो इस मसले में खुद को इन्वॉल्व करके इन दोनों भाई को बैठा कर ये कहें कि भैया मैं तुम्हारा नेता हूं, मैं तुमसे हाथ जोड़ कहता हूं इस मामले को खत्म कर दो, जो कुछ भी तुम्हारा नुकसान हुआ है वो हम भरपाई कर देंगे, क्योंकि हमने बहुत दिन तुम्हारी वोटों के साथ राजनीति करके अपने आप की बहुत पूंजी बनाई, बहुत कॉलेज बना दिया, बहुत स्कूल बना दिया, अपने आल औलाद को अपना बहुत मजबूत कर लिया। अब जो कुछ है इसको मामले को खत्म करो और मैं तुम्हारे लिए आया हूं। क्या कोई ऐसा आपको मिलेगा? चाहे वो शिवाकांत ओझा हो, चाहे वो दीगर कोई भी हो, मिलेगा तो आपको इसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ऐसा मिलेंगे। मैंने उनसे कहा, मैं कहा आप दोनों लोग मामलात को खत्म करिए, मैं खुद आके इस मामले में जो कुछ भी होगा, गलती जिसकी भी होगी कही जाएगी, गलती की माफी मांगी जाएगी, जो नुकसान आपका हुआ है आप उसको पूरा करिए उनके लिए, या हम लोग उसके लिए चंदा करके उसको पूरा करेंगे, लेकिन दोनों लोग मुतमईन होइए, इस मामले को खत्म करिए। मेरे भाई, हमेशा अपनों को पहचानना सीखिए। अपनों को अगर आप नहीं पहचानोगे और दीगर को अपना बना के रखोगे तो फिर यही होगा कि दाढ़ी के नाम पे जय श्री राम बुलवाया जाएगा, गोश्त के नाम पे मुर्गा खाते रहोगे तो गाय बता दिया जाएगा, कुर्बानी में ये कहा जाएगा कि अब हमको वेज बकरीद बनानी चाहिए, यानी हमको पालक काट के कुर्बानी देनी चाहिए, टमाटर काट के कुर्बानी देनी चाहिए। ये लोग भी सजेशन देने वाले मिलेंगे। ये सारी चीजें इसी मुल्क के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन सबको दिया गया, सबको अपना धर्म मानने का अधिकार दिया गया, लेकिन उस अधिकार के साथ आज ये हो रहा है कि आपके धर्म के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। हर आदमी, यहाँ बैठे हुए तमाम आलिम उलमा लोग मौजूद हैं, सब इस बात को जानते हैं, किसी भी धर्म में शादी आपका प्राइवेट मसला होता है, तलाक आपका प्राइवेट मसला होता है, महर आपका प्राइवेट मसला होता है, मेंटेनेंस आपका प्राइवेट मसला होता है, लेकिन फिर भी बगैर किसी बात को समझे बूझे हुए एक कानून हमारे ऊपर थोप दिया गया कि आपको 3 तलाक अगर आपने दिया तो आपको जो है उसमें जेल जाना पड़ेगा, और नॉन बेलेबल केस बना दिया गया। और जब आप उसको पढ़ेंगे उस कानून को, तो उसमें यह लिखा है कि जरूरी नहीं कि आप अपनी बीवी को अगर तलाक दे रहे हो तो बीवी ही मुकदमा लिखा है। उसमें यह प्रावधान है कि अगर रास्ते से कोई आदमी गुजर रहा है और आपने तलाक कह दिया है और वो आदमी जाके एक एप्लीकेशन लिख कर दे दे कि मैं उस रास्ते से जा रहा था, मैंने खिड़की के पास सुना कि फला आदमी अपनी बीवी को 3 बार तलाक 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 कह रहा था, इतना पर्याप्त है आप पर मुकदमा पंजीकृत होने के लिए। ये कानून आप पर जबरदस्ती लगाकर आपको अपराधी बनाने के लिए सब किया जा रहा है, जिसकी मुखालफत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हर तरीके से करी है। किस तरीके से पार्लियामेंट की उस डिबेट को आप सुनिए, जब वहां पर इसी कानून पर वोटिंग हो रही थी तो सिर्फ और सिर्फ 2 शख्स खड़े हुए थे, उस वोटिंग में मात्र 2 वोट पड़े थे, एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, दूसरा इम्तियाज जलील साहब का, जबकि वहां और बहुत तमाम मुस्लिम नामनिहाद सांसद मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि मुसलमान सांसदों की कमी थी। जब 22 या 25 या 28 सांसद चुनकर गए थे तो इसी सोशल मीडिया पे हमने मुबारकबाद पेश की थी कि हमारे 28 सांसद चुन के गए हैं जो मुसलमान हैं।
हमें ये उम्मीद थी कि कम से कम जब हमारे धर्म का मामला आएगा, जब हमारे रिलीजन का मामला आएगा, जब इस्लाम का मामला आएगा, तो इनका ईमान जाग जाएगा और ये खड़े होकर कह देंगे कि नहीं, ये हमारे रिलीजन का मामला है, इसमें मदाखलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी में शफीकुर रहमान बर्क साहब भी थे, जिन पर आज खुद देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत है। जबकि मुल्क का संविधान हमें इस बात का यकीन दिलाया था कि तुम लोग इस देश के शहरी हो, तुम्हें पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वो सारे हक मिलेंगे जो हक दूसरे लोगों को मिलेगा। उसी हक को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये कह दिया कि तालिबान अपने यहां आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, और जिस तरीके से इस देश में मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई और तमाम लोगों ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़कर अंग्रेजों को भगाया, उसी तरीके से तालिबान ने भी अंग्रेजों से लड़कर भगाया। मात्र ये बात उन्होंने कही है। उस पर यह कहा गया कि आप तालिबान के पक्षधर हो और आप तालिबान के बारे में यह कह रहे हो, और ऐसा है कि आप पर देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत और मुकदमा पंजीकृत हो गया। 14 लोगों को आसाम से उठा के जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने किसी के हक के बारे में किसी के तारीफ कर दी थी सोशल मीडिया पे। ये जुल्म ज्यादती हमारे नौजवानों के साथ हो रही है। दाढ़ी के नाम पे, टोपी के नाम पे अगर आज हम कहीं से गुजरते हैं तो हमें एक अंदर से खौफ लगने लगता है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये खौफ कोई और नहीं भर रहा है। वो तो जो कर रहे हैं उससे तो जो कुछ हो रहा है, लेकिन एक ईमान वाले के अंदर कभी खौफ आ ही नहीं सकता है। ये खौफ भरने वाले भी हमारे ही बड़े हमारे बीच में मौजूद हैं। इस खौफ को जो बताया जा रहा है, ये खौफ भरा भी ये जा रहा है। देखा, तनिक बच के रहा, हालात बहुत खराब चलता है। हालात बहुत, हिकमत के नाम पर बुजदिली थोपी जा रही हमारे ऊपर। हिकमत बताया जाता है, ये हिकमत है, मसलहत है। मैं कह रहा हूं अगर हिकमत और मसलहत है तो ये संविधान क्यों है फिर? आखिर संविधान की लड़ाई भी तो हमें ही लड़नी पड़ेगी। हमने ही तो आहत किया था, हमने ही तो कसम खाया था कि नहीं, इस मुल्क के संविधान जो है, यही हमारे बड़ों ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यही बात तो कही थी कि संविधान आपके सामने है, इसमें सारी बात, सारे हक आपको दे दिए गए हैं, आपको ये मुल्क छोड़कर जाने की जरूरत नहीं। और हमारे बड़ों ने ये बात यकीन कर ली। और जब संविधान पर यकीन कर लिया, जब संविधान की बात होती है, तो आखिर बोलने की आजादी सबको है। बस ये है कि उससे किसी के धर्म को बुरा भला नहीं, किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। इन सारी बातों का ख्याल रखा जाता है। आज हमारी बहन बेटियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी कल की तकरीर में उन्होंने कहा कि हमें काबुल नहीं देखना, हमें कानपुर देखना है, और उस तकरीर को इतना हाईलाइट कर दिया जा रहा है कि उन्होंने काबुल की तुलना कानपुर से कर दी। बिल्कुल हम करेंगे। दुनिया के किसी भी कोने में अगर कहीं भी महिलाओं पर जुल्म हो रहा है तो हम इस बात का अफसोस करते हैं, जो जुल्म कर रहा है वो गलत कर रहा है। लेकिन अगर कानपुर में जुल्म हो रहा है सिर्फ धर्म के नाम पे, अगर प्रतापगढ़ में धर्म के नाम पर पुलिस पकड़कर किसी को लेके जाती है, इस बात की मजम्मत भी हम करेंगे, क्योंकि मुल्क का संविधान हमें ये हक देता है। इस बात को अपने दिल में, अगर आपके दिल में कोई खौफ भर दे रहा है, आपके दिल में कोई डर भर रहा है, तो सवाल करिए, उससे भी पूछिए, उससे भी पूछिए कि क्या मुल्क का संविधान यही कहता है। उस वक्त वो आपको बताएगा कि हिकमत समझिए। उससे कह दीजिए कि हिकमत उस दिन कहां गई थी जब मुल्क का संविधान बनाया जा रहा था। हिकमत और मसलहत के नाम पे किसी को बुज़दिल बनाना, अगर कोई ये कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। हमको और आपको मजबूत बनना पड़ेगा। हमको और आपको इसी मुल्क में, इस मुल्क का बाइज्जत शहरी बनाना पड़ेगा अपने आप को। हमको किराएदार नहीं बनना है। हम इस मुल्क में किराएदार नहीं हैं। अगर कोई आपसे ये कह रहा है, किराएदार की हैसियत ये होती है कि अगर हम किसी घर में रह रहे हैं, अगर मकान मालिक कह दिया 10 बजे लाइट बंद कर देना है, तो फिर क्योंकि हम किराएदार हैं, उसके रूल रेगुलेशन को हमें मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाइज्जत शहरी हो, उस घर के मालिक हो, बराबर के हिस्सेदार हो, तो आप कहोगे नहीं, मुझे जरूरत है, 10 बजे के बाद भी लाइट मुझे चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी, मुझे अपने जरूरत के काम करने हैं। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इस मुल्क के हम बाइज्जत शहरी हैं। हमको और सबको इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना पड़ेगा कि जितना हक आपका है उतना ही हक हमारा है। बोलने की आजादी जितनी आपको है, उतनी ही बोलने की आजादी हमको भी है। आप अपने धर्म को मानते हो, हमको भी अपना धर्म मानने का अधिकार है। आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी अगर बना सकते हो तो हमको भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाकर उसको वोट देने का अधिकार हमको है। ये बात चौराहों पर बोलिए आप। अगर अनुप्रिया पटेल पटेलों की लीडर हो सकती हैं, अगर अखिलेश यादव यादव के लीडर हो सकते हैं, अगर रघुराज प्रताप सिंह ठाकुरों के लीडर हो सकते हैं, प्रमोद तिवारी पंडितों के लीडर हो सकते हैं,
इसी तरीके से मायावती दलितों की लीडर हो सकती हैं, चंद्रशेखर रावण दलितों के लीडर हो सकते हैं, ओपी राजभर अगर राजभरों के लीडर हो सकते हैं, निषाद अगर निषादों के लीडर हो सकते हैं, तो मुसलमान का लीडर भी अगर कोई है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। ये बात आपको चौराहों पर बोलनी पड़ेगी। और उसी पार्टी की जिम्मेदारी को जिस तरह से हमारे बीच जिला अध्यक्ष सलीम अंसारी साहब संभाल रहे हैं, आप सब अगर इनको मजबूती नहीं दोगे, ये खेल से जुड़े हुए इंसान थे। मैं तो जब से जानता हूं, ये जानता हूं कि ये किसी कबड्डी या झाबर प्रोग्राम को कराया करते थे, ऑर्गेनाइज करते थे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ उस काम को करते थे। लेकिन जब इसरार भाई चुनाव लड़े और ये प्रदेश की जिम्मेदारी संभाले, तो इन्होंने अपने आप को आगे किया और ये कहा कि नहीं, अगर कोई नहीं है पार्टी की जिम्मेदारी, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है, तो मैं खेल के शौक को छोड़कर मैं राजनीति में अपने कदम को रखूंगा और मैं इस पॉलिटिकल पार्टी की, जो मेरी पार्टी है, उसकी जिम्मेदारी संभालने के लिए मैं तैयार हूं। सलीम साहब ने इस जिम्मेदारी को संभाला है और बड़ी मजबूती से आज रिसालगढ़ में बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, कल सरौली में प्रोग्राम किए। आए दिन कहीं ना कहीं बेचारे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अपना डीजल, अपना पेट्रोल, अपना टाइम, अपना सब कुछ अगर कुर्बान कर रहे हैं, तो हम और आपको भी इनके साथ जुड़ना चाहिए। जुड़िए इनके साथ और मजबूत करिए। अगर पार्टी चुनाव लड़ती है रानीगंज में, तो आप सबको अपना टाइम निकालना पड़ेगा, महीने 2 महीने पूरा वक्त फारिग करके, मेहनत करके हर एक गांव, हर एक घर तक मेहनत करनी पड़ेगी और ये आवाज पहुंचानी पड़ेगी। अपने निशान को, पतंग निशान को लोगों तक बताना पड़ेगा और उस पर वोट कन्वर्ट कराना पड़ेगा, ताकि हम और आप इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह सकें कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी ये थी। जीत हार का फर्क हमें नहीं पड़ता, बीजेपी जीतती है या सपा जीतती है या कौन जीतता है उसे हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि हमारे वोट और हमारी पार्टी ये, हम उसको वोट देंगे। ये बात अगर आप कहने लगोगे तो सोच सबकी ये होती है कि भाई वही पार्टी सरकार में है जिसको हमने वोट दिया है। ये बात अगर आज से आप कहना शुरू कर देंगे, तो जो पार्टी आज हमको अछूत बनाकर रखी है, चाहे वो समाजवादी हो, इसी देश में एनडीए गवर्नमेंट, जो एनडीए सरकार चला रही है, कम से कम 30 पॉलिटिकल पार्टी को मिलाकर ये भारतीय जनता पार्टी उसके साथ मिली हुई है और एनडीए गवर्नमेंट बनी है। जब कांग्रेस की सरकार थी, वो तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, वो यूपीए की सरकार थी। ये 30 पार्टियों को अपने साथ मिलाकर सरकारें बनाती हैं और हमको और आपको पता ही नहीं होता, सिर्फ बीजेपी की सरकार। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर समाजवादी अपने साथ, या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस नहीं लेना चाहती, तो वो है आपकी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। क्यों नहीं लेना चाहती? क्योंकि उसको ये बताया जाता है कि अगर तुम इनको ले लोगे तो हिंदू वोट कट जाएंगे। भाई, अगर हिंदू वोट तुम्हारे कट रहे हैं तो उसकी फिक्र तुम करो ना, हम तो तुमको वोट दे रहे हैं। ये बात आपको बतानी पड़ेगी कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी ये है, हम तभी समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे जब हम आपके अलायंस का हिस्सा बनेंगे। हम अब सिर्फ आपको वोट नहीं करेंगे, हम वोट अपने लोगों को करेंगे। अगर हिस्सेदार रहेंगे तभी हम आपको वोट करेंगे, वरना हम अपनी ही पार्टी को वोट करेंगे या हमारी पार्टी का लीडर उस वक्त जो कहेगा हम वही फैसला लेंगे। अगर रानीगंज से चुनाव नहीं पार्टी लड़ेगी, तो जो असदुद्दीन ओवैसी का फैसला होगा, जो शौकत अली साहब का फैसला होगा, वही फैसला रिसालगढ़ में बैठे हुए हर एक अवाम का होना चाहिए। इस तरीके की बात अगर आप चौराहों पर बोलना शुरू कर देंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी ये बात अखिलेश यादव तक भी पहुंचेगी, मायावती तक भी पहुंचेगी, राहुल गांधी तक भी पहुंचेगी और तमाम नेताओं तक पहुंचेगी और मजबूरन उन्हें आपसे गठबंधन करना पड़ेगा। लेकिन हम ये कहें कि नहीं मसलहतन तो हम बोलेंगे नहीं चौराहे पर, हम तो मसलहतन शिवाकांत के बारे में बोलेंगे, वोट हम दे देंगे एमआईएम को। नहीं, ये मसलहत नहीं है, इसको बुज़दिली कही जाती है, जो मेरे समझ में आता है। आप मसलहतन अगर बात है तो मसलहतन यह है कि हम चौराहों पर यही बात बोलेंगे कि वोट हम एमआईएम को देंगे। बाद में अलग बात है गठबंधन हुआ या नहीं भी हुआ, तो हमारा लीडर जिसको कहेगा वोट हम उसको देंगे। तो इस बात की फिक्र करिए भाई। थोड़ी सी एक बात यह है कि संगठन को लेकर हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, आपके बीच आ रहे हैं, संगठन का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से ये रानीगंज विधानसभा है, विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि हर गांव में, यहाँ पे जितने भी गांव होंगे, लगभग 250 से 300 गांव होते हैं, 300 से ज्यादा भी गांव होते हैं, उन गांवों तक हमारे लोग पहुंचने चाहिए। हर एक गांव में हमारे कम से कम 10, 12, 15 लोग ऐसे होने चाहिए कि गांव में अगर कोई मसला हो जा रहा है तो इसकी बात हमारे तक पहुंच सके सही समय पर। 10-10 दिन यही प्रतापगढ़, यही रानीगंज थाने पर बैठा के प्रधान को जेल भेज दिया जाता है।
इस तरीके के कोई मसले अगर किसी भी गांव में हो रहा है तो इसकी बात हम तक पहुंचे और हम उस बात को कहीं ना कहीं उठाएं, उस बात के लिए जद्दोजहद करें और उसमें आपको इंसाफ दिलाने का काम कर सकें। हमारा काम सिर्फ वोट लेना नहीं है, हमारा काम ये भी है कि अगर आपके साथ जुल्म हो रहा है तो उसकी आवाज उठाएं। तो इसलिए संगठन की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी आप सब लीजिए कि हर गांव, हर घर तक हमारी ये बात पहुंचे। जहां तक आप पहुंच सकते हो, जिस गांव तक पहुंच सकते हो, उस गांव के आदमी का नाम नोट करके यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष या हमारे जिम्मेदार साथी युवाओं के अध्यक्ष हैं, इन तक वो नाम पहुंचाइए ताकि उन लोगों का नाम ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रजिस्टर में दर्ज रहे और जब भी कभी समीक्षा बैठक हो तो वो लोग वहां पहुंच सकें और वो लोग अपनी बात को बता सकें कि कभी कहीं किस गांव में क्या कमजोरी है, वहां कितनी मेहनत करने की जरूरत अभी है, ताकि हम लोग वहां आके उस गांव में प्रोग्राम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। यह वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया।